Hello students, welcome you all on digital platform of Mehta PG College and Institute of Technology. I am Dr. Sunil Chaudhary, Assistant Professor Geology. So today we will discuss about syllabus and university examination pattern of BSc Part First. So BSc Part First में आप सबको ये जानना जरूरी है सबसे पहले कि कितने पेपर्स हैं और कितने कैसा यूनिवर्सिटी का पैटर्न्स हम फॉलो करते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स जब एग्जामिनेशन में जाते हैं तो उनको पता ही नहीं होता कि कैसे क्वेश्चंस करने होते हैं, कौन कौन से अपने पेपर्स चलते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये चूज करना ज़रूरी है कि किस तरीके से पैटर्न को फॉलो करना अपने को। तो देखिए आपके यहाँ आपको पता है कि 3 सब्जेक्ट्स चलते हैं, बॉटनी, केमिस्ट्री और जियोलॉजी। ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है आपका बीएससी फर्स्ट ईयर का। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आज हम बात करने वाले हैं जियोलॉजी की। जियोलॉजी की बात करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर में, तो यहाँ आपके 3 पेपर्स चलते हैं, ठीक है। 3 पेपर्स और इनका मार्किंग देखिए, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड। सो पेपर फर्स्ट है डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स, पेपर सेकंड चलता है आपके सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, एंड पेपर थर्ड आपकी चलता है गैमिट एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी, ओके। सो ये 3 पेपर आपके जूलॉजी में चलते हैं, इसी तरीके बॉटनी में चलते हैं, इसी तरीके से केमिस्ट्री में चलते हैं, लेकिन अपन यहाँ सिर्फ जूलॉजी की बात कर रहे हैं। तो 3 पेपर में फर्स्ट पेपर डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल, सेकंड पेपर सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, थर्ड पेपर गैमेट एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी, ठीक है। तीनों ही पेपर यहाँ जो बेसिक आपकी जूलॉजी की बात करते हैं वो यहीं से स्टार्ट होती है। तीनों पेपर्स की मार्किंग भी देखिए, यूनिवर्सिटी में इस पेपर के 33 मार्क्स हैं, इसके भी 33 मार्क्स हैं और इसके 34 मार्क्स हैं, ठीक है। टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर है और 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। सो टोटल जूलॉजी आपका सब्जेक्ट की बात करते हैं तो टोटल जूलॉजी सब्जेक्ट 150 मार्क्स को कवर करता है, ठीक है। अपने को ध्यान ये रखना है इसमें कि यूनिवर्सिटी का जो पैटर्न है उसमें किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसे उनके आंसर्स देने हैं। बहुत से स्टूडेंट्स मुझे एग्जामिनेशन के बाद में बोलते हैं कि सर मैंने ये पेपर बहुत अच्छे से पढ़ा था लेकिन इसमें मुझे मार्क्स नहीं मिले, जबकि उसको यूनिवर्सिटी का पैटर्न ही पता नहीं है कि कैसे क्वेश्चंस करने हैं उसमें, क्योंकि इनमें से इन पेपर्स जो ये पेपर्स आपके हैं ये यूनिट्स में डिवाइड हैं और यूनिट्स में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मुझे कौन से यूनिट्स में से कौन सा क्वेश्चन करना है। बहुत से स्टूडेंट्स एक यूनिट के सारे क्वेश्चंस कर देते हैं और उसके बाद में उनके पास टाइम रहता है तो सेकेंड यूनिट के भी कर देते हैं, लेकिन उनको मार्क्स नहीं मिल पाते। फिर वो यूनिवर्सिटीज़ में दोबारा रीचेकिंग के लिए कॉफियाँ के लिए जाते हैं लेकिन उनको मार्क्स फिर भी नहीं मिल पाते। तो उस चीज़ के लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको क्या करना है, कैसे पैटर्न फॉलो करना है, क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ये सब चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। उसके बाद में अपने पेपर्स पे आते हैं अपन। देखिए थोड़ा सा पेपर्स के बारे में भी जान लेते हैं अपन कि देखिए तीनों पेपर आपके बहुत अच्छे पेपर्स हैं। सबसे पहला जो पेपर है डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स, मैंने कहा 33 मार्क्स कैरी करता है ये। यहाँ देखिए एक बार थोड़ा सा कि यूनिवर्सिटी का जो पैटर्न है, राजस्थान यूनिवर्सिटी की अपन बात कर रहे हैं आरयू की, यहाँ का जो पैटर्न है उसमें आपको जो क्वेश्चन फर्स्ट है उसमें इन 2 पेपर्स में फर्स्ट एंड सेकेंड में 9 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, 9 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स के, ठीक है। देन सेकंड क्वेश्चन की बात करें अपन तो सेकंड से लेकर 5 तक क्वेश्चंस डिवाइड हैं।
आपके ये डिवाइड हैं किसमें, यूनिट्स में। यहाँ देखिए पूरे पेपर्स, मैंने आपको कहा कि जो पेपर्स हैं वो यूनिट्स में डिवाइड हैं। यहाँ अपन बात कर रहे हैं जैसे यूनिट फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट में से आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर यूनिट सेकंड की बात करते हैं, यहां से भी आपको 3 क्वेश्चन पूछता है। और फिर यूनिट थर्ड, यहां से भी वो आपको 3 क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आपको बहुत सारी चॉइस देता है वो। जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो सबके लिए कंपलसरी है। 9 क्वेश्चंस फर्स्ट और सेकंड पेपर में 9 क्वेश्चंस आते हैं, 1 मार्क्स के होते हैं, टोटल 9 मार्क्स। पेपर जो थर्ड है वो 34 मार्क का है, तो जो क्वेश्चन फर्स्ट है उसमें 10 मार्क्स का क्वेश्चंस आएंगे वहाँ पे। ठीक है, तो अपने को ध्यान ये रखना है कि जो क्वेश्चन फर्स्ट है उसमें तो सब चीज़ें करना कंपलसरी है। यहाँ सबके लिए कंपलसरी ये क्वेश्चंस आपको करनी है। और ये जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है आपको 25 वर्ड्स में इनके आंसर देने होते हैं, तो ये सबके लिए कंपलसरी, सबको करना ही है। और ये जो 9 क्वेश्चन है वो सब यूनिट्स में से आएंगे आपके। उसके बाद में फिर सेकंड क्वेश्चन की बात करें अपन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड फोर्थ क्वेश्चन आपको इन यूनिट्स में से करने हैं। ठीक है, हर यूनिट में से आपको एक क्वेश्चन करना है, यूनिट फर्स्ट में से एक, यूनिट सेकंड में से एक और यूनिट थर्ड में से एक। 3 क्वेश्चन आपको एक एक यूनिट में से करने हैं। और जो लास्ट का क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, वो चॉइस मिलती है आपको कि इन यूनिट में से किसी में भी आप उसको कर सकते हैं। तो इसमें से 2 क्वेश्चन कर सकते हैं, बाकी इनमें से एक एक करना होगा, या इसमें से 2 या इसमें से 2 कर सकते हैं, बाकी आपको हर यूनिट में से एक एक क्वेश्चन तो करना ही है, वो कंपलसरी है सबके लिए। लेकिन एक क्वेश्चन की आपको चॉइस है, वो इन तीनों में से आपको जो ईजी लगता है उसको आप चूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन पैटर्न है, आपको ये फॉलो करना है। बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज यही हो जाते हैं कि मुझे क्या करना है, जबकि पेपर में साफ साफ लिखा होता है, लेकिन उनको पता नहीं होता कि कैसे अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ देखिए आपको अटेम्प्ट यही करने हैं कि एक क्वेश्चन यहाँ से, एक क्वेश्चन यहाँ से, एक क्वेश्चन यहाँ से, तीनों यूनिट से एक एक क्वेश्चन लेने हैं। और एक यूनिट के आपके पास चॉइस है कि वो क्वेश्चन किसी भी यूनिट में से आप ले सकते हैं। यहाँ कोई चॉइस नहीं है, आपके जो 9 मार्क्स के क्वेश्चन है या पेपर थर्ड में 10 मार्क्स की क्वेश्चन है, 25 वर्ड्स में उनके आंसर देने हैं, वो सबको कंपलसरी है। ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटी का पेपर था। अब अपन अपने सब्जेक्ट पे आते हैं, जूलॉजी की अपन बात कर रहे हैं। यहाँ पेपर्स का देखिए, पेपर्स का मैंने बताया कि 3 पेपर आपके यहाँ चलते हैं। 3 पेपर में तीनों ही पेपर बहुत अच्छे पेपर्स हैं। देखिए तीनों पेपर में देखिए डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स, मुझे लगता है इस पेपर का इससे अच्छा कोई नाम हो ही नहीं सकता। इस पेपर को पहले कई और भी नाम थे इसमें, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, डाइवर्सिटी एंड इवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स, डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स एंड इवोल्यूशन, कई तरीके के इस पेपर्स के नाम थे। लेकिन अब इस पेपर का परफेक्ट नाम मुझे लगता है यही है। क्यों? देखिए डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स की अपन बात कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में एनिमल्स, क्योंकि वेरिएशंस, एनिमल्स में आपको वेरिएशन मिलेगा, वो साइज़ के, शेप के, हैबिटाट और मॉर्फोलॉजी कैसे भी उनमें चेंजेस हो सकते हैं, तो वैरायटी आपको यहाँ मिलेगी, डाइवर्सिटी मिलेगी एनिमल्स की। तो अपन यहाँ डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स की बात कर रहे हैं, उनके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया, उनके नोमेनक्लेचर की बात करेंगे अपन, उनके क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और आइडेंटिफिकेशन की यहाँ बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आपका पेपर सेकंड बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स को कवर करता है। आप सेकंड पेपर में आप सेल से स्टार्ट करते हैं, सेल क्या है, सेल की फंक्शनिंग देखेंगे, सेल थ्योरी क्या होती है, सेल के ऑर्गेनेल्स की बात करेंगे अपन, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सब की बात करने वाले हैं इसमें। उसके बाद में आप सेल डिवीज़न की बात करेंगे कि माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, माइटोसिस कहाँ होता है, मियोसिस कहाँ होता है, इन सब की बात करने वाले हैं। उसके बाद में जेनेटिक्स, देखिए कुछ पोर्शन ये जेनेटिक्स का भी कवर करता है, जिसमें आपके मेंडेलियंस लॉ वगैरह हैं, उनको आप यहाँ देखेंगे जेनेटिक्स में। थर्ड पेपर बड़ा ही इंटरेस्टिंग पेपर है आपका, गैमिट एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। ये पूरी की पूरी आपकी डेवलपमेंट प्रोसेस को कवर करता है। इस पेपर को इससे पहले और भी कई नामों से जानते हैं,
देखिए ये पेपर्स का धीरे धीरे आप पीजी लेवल तक जाएंगे तो कई तरीके के मॉडिफिकेशंस आपको देखने को मिलेंगे। देखिए जो ये पेपर आपका गैमेट एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, इस पेपर को पहले एम्ब्रियोलॉजी के नाम से जाना जाता था। एम्ब्रियोलॉजी के नाम से जानते थे। पहले जब अपने पास में ऐसे कोई इक्विपमेंट्स नहीं थे जिससे डिस्कवरी कर सके, ऐसे लेबोरेटरीज नहीं थी जिनमें अपन इन सब चीज़ों की रिसर्च कर सकें, इसलिए जिन साइंटिस्ट ने देखा उन्होंने अपने अकॉर्डिंग उसी तरीके से नाम रख दिया। जैसे यहाँ इन्होंने एम्ब्रियोलॉजी रखा, तो एम्ब्रियोलॉजी इन्होंने क्यों रखा, इनको ऐसा लगा कि सिर्फ डेवलपमेंट एम्ब्रियो में ही होता है, एम्ब्रियो के अलावा कहीं डेवलपमेंट नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर धीरे धीरे डिस्कवरी हुई, अपने पास में से इक्विपमेंट्स आए जिनसे देखा गया ये सब चीज़ें कि जो डेवलपमेंट है जाइगोट से स्टार्ट होता है और टिल डेथ तक, या जीर्ण अवस्था नहीं आ जाती तब तक, जीरोंटोलॉजी नहीं आ जाती तब तक अपन इसको डेवलपमेंट की प्रोसेस को देख सकते हैं। इसलिए इस जो पेपर है या ये जो बुक चलता है आपका, इसका एम्ब्रियोलॉजी का मॉडिफिकेशन किस में कर दिया, डेवलपमेंटल बायोलॉजी में। और डेवलपमेंट कहाँ से होता है, जाइगोट से। और जाइगोट का फॉर्मेशन कब होगा, जब गैमिट बनेंगे, क्योंकि मेल और फीमेल गैमिट बनेंगे, उनमें फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, देन जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और जाइगोट में डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। और डेवलपमेंट जब तक जीर्ण अवस्था नहीं आ जाती तब तक डेवलपमेंट चलता है। जैसे जैसे आप अपर क्लासेज में जाएंगे इन पेपर्स में आपको मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगा। पेपर्स यही हैं, बेसिक स्ट्रक्चर यहीं से स्टार्ट होता है, लेकिन इन पेपर्स में मॉडिफिकेशन आपको मिलेंगे। जैसे डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स को आप थोड़ा सा अपर यूजी में जाते हैं तो सॉरी पीजी में जाते हैं आप, तो वहाँ इस पेपर को स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इन्वर्टिब्रेट के नाम से पढ़ते हैं। इन्हीं पेपर को आप स्ट्रक्चर एंड इन्वर्टिब्रेट के नाम से पढ़ते हैं। सेल बायोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आप स्पेशल पेपर्स के रूप में पढ़ते हैं, स्पेशल पढ़ते हैं इनके बारे में। गैमेट और डेवलपमेंटल बायोलॉजी को जीन और डिफ्रेंसिएशन पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ अपन सिर्फ डेवलपमेंट की प्रोसेस देखेंगे कि डेवलपमेंट कैसे होता है, कि इन एनिमल्स का डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट होगा और कैसे कंप्लीट होगा, क्या प्रोसेस है। इसी में हम सब गैस्टुलेशन, ब्लास्टुलेशन और लास्ट तक अपन अपना रीजनरेशन प्रोसेस, ये सब चीज़ें यहाँ बात करेंगे। लेकिन इनको मैनेज कौन करता है, कौन से रेगुलेटरी जीन्स हैं जिनकी वजह से ये प्रोसेस चलती है, तो वो सब चीज़ें अपन डिस्कस करते हैं पेपर जीनो डिफ्रेंसिएशन में। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर यहीं से स्टार्ट होता है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको बेसिक यही चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, तो आज हम सब बात करने वाले हैं जो फर्स्ट पेपर है आपका, डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल। चलिए, तो अपन पेपर फर्स्ट डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स की बात कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को बार बार यही चीज़ बता रहा हूँ कि इन पेपर्स के जो भी नाम हैं वो सबसे परफेक्ट नाम है। देखिए इस पेपर का कितना अच्छा नाम है, डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में एक वास्ट डाइवर्सिटी है एनिमल्स की। इतने एनिमल्स हैं, आप देखेंगे तो 13-14 मिलियन के आसपास में एनिमल्स मिलते हैं, उनमें से बहुत से एक्सटिंक्ट भी हो चुके। इन एनिमल्स का, ये एनिमल्स हैबिटेट के हिसाब से अलग हो सकते हैं, मॉर्फोलॉजी के हिसाब से अलग हो सकते हैं, साइज शेप के हिसाब से अलग हो सकते हैं। तो क्या हुआ, इनमें अलग अलग तरीके की आपको वेरिएशंस दिखाई देंगे। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं डाइवर्सिटी का मतलब सिंपल से अपन कहें कि विविधता, यानी इनमें वेरिएशंस हैं किसी ना किसी रूप में। इनमें ये चाहे फीडिंग हैबिटेट के हो सकते हैं, लिविंग हैबिटेट के हो सकते हैं, सबके अलग अलग तरीके से। तो उन सब एनिमल्स की अपन यहाँ इसमें स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे जो पहला टॉपिक यहाँ आपके पास में आता है वो है
हम बात करने वाले हैं जनरल प्रिंसिपल ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है आपका जनरल प्रिंसिपल ऑफ टैक्सोनॉमी। देखिए टैक्सोनॉमी का मतलब क्या है, सबसे पहले तो इस वर्ड को समझिए, बाकी चीज़ बाद में करते हैं। पर टैक्सोनॉमी का मतलब होता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन किया जाता है, जीवों का नामकरण, वर्गीकरण और उनकी पहचान की जाती है, उसको अपन टैक्सोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, तो द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एनिमल्स, ठीक है, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ देखिए, ये जब मैंने बार बार आपको कहा कि पहले अपने पास में इस तरीके की कोई चीज़ें नहीं थी कि साइंटिफिक अपन इनका क्लासिफिकेशन दे सकें, इनको प्रूव कर सकें। और अपनी साइंस क्या कहती है कि हर चीज़ प्रैक्टिकली प्रूव होनी चाहिए, साइंटिफिकली प्रूव होनी चाहिए, इसीलिए उनको मान्यता मिलेगी। तो इससे पहले भी क्लासिफिकेशन तो लोगों ने कर रखा था, एनिमल्स को डिवाइड भी कर रखा था, साइज के हिसाब से अलग कर रखा था, शेप के हिसाब से अलग कर रखा था। जैसे उड़ने वाले एनिमल्स को अलग कर दिया, बड़े साइज़ के एनिमल्स को अलग कर दिया, स्मॉल साइज़ के एनिमल्स को अलग कर दिया, दौड़ने वालों को अलग कर दिया, रेंग कर चलने वालों को अलग कर दिया। तो इन्होंने क्या किया कि क्लासिफिकेशन तो अपने हिसाब से कर रखा था, लेकिन वो एक ऑथेंटिक क्लासिफिकेशन नहीं था। उसकी अपन यहाँ बात नहीं करने वाले, क्योंकि जो ऑथेंटिक क्लासिफिकेशन है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक अपना जनरल प्रिंसिपल ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी के जो सिद्धांत हैं उनकी बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। ठीक है, सो मैंने कहा जनरल प्रिंसिपल ऑफ टैक्सोनॉमी में, तो टैक्सोनॉमी में अपन बात करें तो एनिमल्स को अपन ने उनमें समानताएं क्या हैं और विषमताएं क्या है, उनके बेस पे अपन ने इनका क्लासिफिकेशन कर रखा है। तो सबसे पहले देखिए टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी जो वर्ड है, सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे ए.पी. डे कैंडोले, ये साइंटिस्ट थे ए.पी. डे कैंडोले, जिन्होंने इस वर्ड को प्रपोज किया था। टैक्सोनॉमी वर्ड को प्रपोज किया था। इन्होंने इस वर्ड को बताया कि ये जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ग्रीक वर्ड यानी दो वर्ड थे ग्रीक, टैक्सिस, टैक्सिस का मतलब था अरेंजमेंट, टैक्सिस का मतलब था अरेंजमेंट, और नोमस, नोमस का मतलब था लॉज, यानी इनको लॉज के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करना एनिमल्स को, उनके एक तरीके से, जैसे अपन इसकी बात करेंगे कि जो सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, उसके अकॉर्डिंग एनिमल्स को अरेंज करें सिस्टमेटिक तरीके से। तो एनिमल्स को लॉज के अकॉर्डिंग अरेंज करें, उनके क्लासिफिकेशन करें, लॉज के अकॉर्डिंग उनका नोमेनक्लेचर करें, उनका आइडेंटिफिकेशन करें, तो उस ब्रांच को अपन ने क्या कहा, टैक्सोनॉमी नाम दिया है। और ये वर्ड सबसे पहले किसने प्रपोज किया था, एक साइंटिस्ट थे ए.पी. डे कैंडोले, इन्होंने इस वर्ड को प्रपोज किया था। तो यहाँ अपने पास में तीन चीज़ें आ गई टैक्सोनॉमी में। इसी तरीके से एक वर्ड और दिया गया था, सिस्टमैटिक्स। देखिए पहले तो टैक्सोनॉमी में देखिए, तीन चीजें अपने को टैक्सोनॉमी में देखनी है। आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। इन तीन चीजों को अपने को यहाँ देखना है। ठीक है, इन तीनों वर्ड से मिलकर ही तो टैक्सोनॉमी बनी हुई है।
जो भी साइंटिस्ट थे एपी डे कंडोले, इन्होंने कहा कि 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है टैक्सिस। टैक्सिस का मतलब अरेंजमेंट और नोमस का मतलब लॉज, लॉज के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करना। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो भी एनिमल्स हैं उनका आइडेंटिफिकेशन करना, उनका क्लासिफिकेशन करना और उनका नोमेनक्लेचर करना है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक वर्ड और दिया गया था सिस्टेमेटिक्स। सिस्टेमेटिक्स जो वर्ड्स है ये एक साइंटिस्ट थे कोरोलस लीनियस, उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा कि सिस्टेमेटिक तरीके से सिस्टम, सिस्टेमा एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है सिस्टेमा। सिस्टेमा का मतलब होता है सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस तरीके से या साइंटिफिक रूप में अपन उनको नोमेनक्लेचर करें, उनका क्लासिफिकेशन करें, एक सिस्टेमेटिक तरीके से क्लासिफिकेशन करें। तो वर्ड सिस्टेमेटिक किसने दिया था? कोरोलस लीनियस ने। और कोरोलस लीनियस को अपन फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। तो कोरोलस लीनियस फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। ठीक है, चलिए अब अपन थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करते हैं। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की, आइडेंटिफिकेशन की और नोमेनक्लेचर की। यहाँ अब देखिए अपन सबसे पहले क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं कि भाई ये सब करने की क्या ज़रूरत थी अपने को, ऐसे भी काम चल रहा था। लेकिन हुआ क्या, मान के चलिए कि कोई एक स्पीसीज है, चलिए अपन ह्यूमन बीइंग पे बात करते हैं। कोई ह्यूमन बीइंग स्पीसीज है, इंडिया में भी है, अमेरिका में भी है, ब्रिटेन में भी है, सब जगह है। लेकिन अगर उसकी साइंटिफिक रूप में स्टडी करनी हो, ठीक है, उसकी स्टडी करनी हो तो कैसे की जाएगी? क्योंकि सबका अलग अलग नाम है, सब अलग अलग जगह रहने वाले हैं। तो कोई कुछ जगह स्टडी अलग करेगा, कोई कुछ अलग स्टडी करेगा। लेकिन जैसे इंडिया में जिसने डिस्कवरी की, स्टडी की, उसको अमेरिका वाले नहीं पढ़ सकेंगे, नहीं देख सकेंगे। अमेरिका में किसी ने की तो उसको हिंदुस्तान में नहीं देख पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे? क्योंकि वो एक साइंटिफिक रूप में नहीं है। और किसी भी स्टडी को जब तक साइंटिफिक रूप में नहीं लाया जाता तब तक वो मान्य नहीं होती। तो यहाँ वही बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं कि क्लासिफिकेशन का एम क्या था, अपन ने क्लासिफिकेशन क्यों किया। उसके बाद में फिर बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन की क्या आवश्यकता थी। पहले तो अपन ने एम डिसाइड किया कि ये करना है अपने को, इसलिए क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। उसके बाद में फिर नीड क्या थी क्लासिफिकेशन की, और फिर बाद में अपन बात करेंगे कि सिग्निफिकेंस क्या निकला इसका, क्लासिफिकेशन का सिग्निफिकेंस क्या मिला अपने को। उसके बाद में थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन की क्या हिस्ट्री थी। ठीक है, चलिए तो अपन यहाँ बात कर रहे हैं एम। एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन की अपन यहाँ बात कर रहे हैं कि क्लासिफिकेशन का क्या एम था। ठीक है, तो सबसे पहला जो एम था क्लासिफिकेशन का वो अपने पास ये था कि कोई भी स्पीसीज है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका मॉर्फोलॉजिकल और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के आधार पर वर्गीकरण करना। मॉर्फोलॉजिकल एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप देखकर फिर क्लासिफिकेशन करना। सबसे पहला उद्देश्य तो ये था अपना क्लासिफिकेशन का, जो पहला एम ये था। दूसरा एम अपना जो था कि जो क्लासिफिकेशन अपन कर रहे हैं या जो भी एनिमल्स की पहचान कर रहे हैं उनको एक सिस्टमेटिक पद्धति के रूप में उनका नामकरण करना।
जो भी ऑर्गेनिज्म अपन ने पहचाने उनको साइंटिफिक रूप में या सिस्टमेटिक रूप में उनको नाम देना। यानी कि एक सिस्टमेटिक फॉर्म में अरेंज करना उनको, ठीक है। दो चीज अपने पास में, अपना जो क्लासिफिकेशन है उसके एम के रूप में अपन ने डिसाइड किया कि क्लासिफिकेशन जो कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। उनका उद्देश्य एक तो ये होना चाहिए कि मॉर्फोलॉजिकल और फाइलोजेनेटिक रूप से जो भी स्पीसीज हैं, यानी उन आकारिकी के हिसाब से और जातिवृत्ता के हिसाब से उनका रिलेशन देखना और फिर क्लासिफिकेशन करना। दूसरा ये था कि जिनकी आइडेंटिफिकेशन हो चुका उनको एक सिस्टमेटिक पद्धति के रूप में उनको वहाँ पे नामकरण करना या उनको सिस्टमेटिक पद्धति के रूप से अरेंज करना। ये अपना उद्देश्य था क्लासिफिकेशन करने का। ठीक है, अब बात कर रहे हैं अपन नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। नीड ऑफ क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं कि क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, क्लासिफिकेशन की जरूरत इसलिए पड़ी कि अपन पेपर का नाम देखिए, डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स की पूरे वर्ल्ड में एक वास्ट डाइवर्सिटी है, और वास्ट डाइवर्सिटी है तो उनको कैसे आप पहचानेंगे, कैसे उनका नामकरण करेंगे, क्या करेंगे, है ना। तो इन सब चीज़ों के लिए अपने को क्या जरूरत पड़ी, क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी। मान के चलिए आप एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। आप देखिए, लाइब्रेरी में आप जाएंगे तो वहाँ बुक्स को देखेंगे, एक सिस्टमेटिक रूप में आपको अरेंज्ड मिलती हैं वो, ठीक है। मान लीजिए कोई अलमीरा है, उसमें इधर की तरफ बॉटनी की बुक्स रखी हुई, उधर केमिस्ट्री की बुक्स रखी हुई हैं, इधर जूलॉजी की बुक्स रखी हुई हैं, और बाहर इंडेक्स चिपका हुआ है उस पर, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है रैक नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट बॉटनी, सेकंड जूलॉजी, थर्ड केमिस्ट्री, सब कुछ सिस्टमेटिक रूप से अरेंज्ड है, ठीक है। तो आप जाएंगे, आपको कोई भी बुक चाहिए तो उस अलमीरा को खोलेंगे, जूलॉजी की चाहिए, रैक नंबर सेकंड को खोलेंगे, वहाँ से बुक उठा लेंगे, ठीक है। लेकिन यही सब इसी तरीके से रूम में पढ़े हों, साइंस की बुक्स पढ़ी हैं, उसी में आर्ट्स की बुक पढ़ी हैं, उसी में कॉमर्स की बुक्स पढ़ी हैं, और ढेर लगा हुआ है, तो आपको वहाँ ढूंढने में टाइम लगेगा या मिलेगी नहीं, हो सकता है आपको बुक मिले ही नहीं, ठीक है। तो इसी तरीके से इतनी वास्ट डाइवर्सिटी है एनिमल्स की, तो उनको कैसे अपन पहचानेंगे, कैसे उनका क्लासिफिकेशन करेंगे, कैसे उनका नोमेनक्लेचर करेंगे, कैसे उनकी स्टडी करेंगे, ये सब चीज़ें करने के लिए अपने को क्या चाहिए, एक सिस्टमेटिक रूप में अरेंज करना पड़ेगा उनको, ठीक है। सिस्टमेटिक रूप में अरेंज करेंगे तभी आपको कोई भी स्पीसीज़ के बारे में, जैसे आज अपन गूगल करते हैं, आप किसी स्पीसीज़ का नाम डालते हैं, इवोक्रेस्टेटस, तो पूरा उसका जो भी मोर है उसके बारे में पूरा सब कुछ मिल जाता है आपको, ठीक है। तो वो क्या किया अपन ने, एक सिस्टमेटिक रूप से उनको अरेंज कर दिया, ठीक है। अरेंज कर दिया तो आपको जब भी गूगल करते हैं, खोलते हैं, तो आपको तुरंत कोई स्पीसीज डाली, उसके बारे में सब कुछ मिल जाता है वहाँ पे, क्योंकि अपन ने एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट में उनको जमा दिया। अगर वो ऐसे ही पड़े रहते तो आज अपने को या नेक्स्ट जनरेशन को हो सकता है मिलते ही नहीं। अगर कोई स्पीसीज मान लीजिए एक्सटिंक्ट हो चुकी, ठीक है, कोई स्पीसीज इस दुनिया से ख़त्म हो चुकी, लेकिन अगर मान लीजिए वो कुछ सालों बाद में दोबारा मिलती है, या फिर उस स्पीसीज के बारे में स्टडी करनी हो, अपने को डीएनए लेवल तक उसमें जाना हो, तो आप क्या करेंगे, उसके बारे में पता तो होना चाहिए अपने को एटलीस्ट। तो जब वो स्पीसीज पहले थी तब अपन ने उसका क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और हैबिटाट और फीडिंग वगैरह सबकी स्टडी कर रखी थी अपन ने, तो वो सब चीज़ें अरेंज थी। अब वो स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई तो भी अपने को उसके बारे में पता है, ठीक है। तो इसलिए अपने को क्लासिफिकेशन की आवश्यकता पड़ी। जैसे लाइब्रेरी के फॉर्म में बुक्स को अरेंज करते हैं, उसी तरीके से अपने को भी ऑर्गेनिज्म को इसी तरीके से अरेंज करना पड़ेगा। तो दूसरी चीज अपने पास में आई, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, की क्लासिफिकेशन की क्या जरूरत है। तीसरी चीज अपन बात करने वाले हैं, सिग्निफिकेंस।
सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, कि क्लासिफिकेशन का क्या सिग्निफिकेंस है। देखिए, जब अपन ने कहा एम अपन ने डिसाइड कर लिया, नीड देख ली क्लासिफिकेशन की क्या जरूरत है, अब सिग्निफिकेंस की अपन बात कर रहे हैं कि क्लासिफिकेशन अगर अपन कर दें, अच्छे तरीके से अरेंज कर दें, तो उसके उपयोग क्या है, क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है उसका। तो सिग्निफिकेंस में सबसे पहला ही आता है स्टडी। ठीक है, स्टडी की बात करें तो अपन ये कह सकते हैं कि अध्ययन की सुविधा या कन्वीनियंस ऑफ स्टडी। ठीक है, अध्ययन की सुविधा या कन्वीनियंस ऑफ स्टडी। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि कोई भी स्पीसीज है उसको अगर अपन एक साइंटिफिक नाम दे दें और एक साइंटिफिक रूप से उसका क्लासिफिकेशन कर दें तो कितना आसान हो जाएगा स्टडी करना। ठीक है, मान लीजिए आज ह्यूमन बीइंग का नाम है होमो सैपियंस, ठीक है, या मोर का नाम है पिवो क्रिस्टेटस। ठीक है, मान लीजिए ये स्पीसीज अमेरिका में भी मिल रहा है, ये स्पीसीज इंडिया में भी मिल रहा है, दोनों जगह ये स्पीसीज प्रेजेंट है। इस स्पीसीज की अगर आपको इंडिया में स्टडी करनी है या अमेरिका में कुछ उसके बारे में स्टडी हुई है, तो आपने अगर इसको ढूंढना चाहा या इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं आप, तो आपको पूरा का पूरा डेटा मिल जाएगा। अगर वहाँ स्टडी हुई है तो और यहाँ हुई है तो भी आप डेटा देख सकते हैं उसका। ठीक है, तो सबसे पहला ये है कि कन्वीनियंस ऑफ स्टडी। ठीक है, अध्ययन के में सुविधा मिल जाएगी अपने को, पहला काम तो ये हो जाएगा। दूसरी चीज अपन बात कर रहे हैं यहाँ कि अपने को क्या जरूरत है इसकी, नॉलेज ऑफ एफिनिटीज। एफिनिटीज की अपन बात करें कि जीवों के मध्य कि कैसा ये ऑर्गेनिज्म के बीच में रिलेशनशिप कैसा था, उनके बारे में अपने को पता चलता है। कुछ उनमें क्या समानताएं थी, क्या विभिन्नताएं थी, ये सब चीज़ें अपन जब क्लासिफिकेशन अपने को मिल जाए, मान लीजिए पिवो क्रिस्टेटस जो स्पीसीज है अमेरिका में है और इंडिया में है, तो उनमें अगर एफिनिटीज़ अपन उनका नॉलेज देखना चाहें एफिनिटीज़ का, तो उसमें देखें कि वहाँ जो स्पीसीज है उसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ की जो स्पीसीज है उसमें क्या डिफरेंस है, क्या समानताएं हैं और क्या विषमताएं हैं उसमें। तो एक तरीके से पारस्परिक रिलेशनशिप देखने की अपन उसमें कोशिश कर रहे हैं। तो दूसरा जो सिग्निफिकेंस है वो है नॉलेज ऑफ एफिनिटी अमंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑर्गेनिज्म के बीच में एफिनिटीज देखना। ठीक है, उसके बाद में तीसरा अपन बात कर रहे हैं यहाँ कि नॉलेज ऑफ सीक्वेंस ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन, जैसे इवोल्यूशन का मतलब होता है उद्विकास, कि ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन हुआ तो उसके बारे में नॉलेज पता चलता है अपने को कि इनका इवोल्यूशन कैसे हुआ, किस तरीके से। या जैसे अपन बात करते हैं फाइलम, जैसे सबसे पहला जो अपने पास फाइलम आता है वो प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का मतलब होता है प्रोटोस मतलब फर्स्ट जो ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए, तो यानी वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, उनसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ है। तो इससे अपने को जब उनका क्लासिफिकेशन अपने पास में सब ऑर्गेनिज्म का आ जाएगा तो अपने को ये भी पता चल जाएगा कि इवोल्यूशन की सीक्वेंस क्या थी, कौन सा ऑर्गेनिज्म पहले डेवलप हुआ है, कौन सा ऑर्गेनिज्म बाद में डेवलप हुआ है। तो ये सब चीज़ें अपने को पता चल जाएगी इसमें। तो एक तरीके से अपन सीक्वेंशियल नॉलेज अपने को पता चल जाएगा कि ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशन उद्विकास हो रहा था वो किस सीक्वेंस में हुआ है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जैसे अपन बात करें इसमें, तो इनके बारे में
ठीक है। नॉलेज ऑफ कनेक्टिंग लिंक्स, ठीक है। कनेक्टिंग लिंक्स का अपने को पता चल जाए, या संयोजी कड़ियाँ, योजक कड़ियाँ जिनको अपन बोलते हैं। मान लीजिए अपने को दो फाइलम के बीच में पता चल गया, जैसे अपन बात करते हैं आर्क्योप्टेरिक्स की बात करते हैं, तो आर्क्योप्टेरिक्स को आप देखेंगे तो उसमें दो फाइलम्स के कैरेक्टर होते हैं, यानी कि उसमें रेप्टाइल्स के भी कैरेक्टर हैं और उसमें एवीज के भी कैरेक्टर हैं, ठीक है। तो अपने को पता चल गया जब क्लासिफिकेशन हुआ, अपन ने रेप्टाइल्स में क्लासिफिकेशन किया कुछ स्पीसीज को और कुछ को अपन ने एवीज में किया, तो उनके जो कैरेक्टर थे उसके बेस पे अपन ने क्लासिफिकेशन किया, तो उससे अपने को पता चल गया कि कोई स्पीसीज ऐसी है जो इन दोनों के बीच में है, यानी इन दोनों के उसमें कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं, तो अपन ने उसको क्या कहा, कनेक्टिंग लिंक दे दिया, ठीक है। दो स्पीसीज के बीच में, तो आर्क्योप्टेरिक्स में एवीज के भी कैरेक्टर हैं और रेप्टाइल्स के भी कैरेक्टर हैं, तो वो क्या हो गई, एक कनेक्टिंग लिंक दोनों को जोड़ने वाली। तो जो भी फाइलम है उनके बीच में बहुत सारी कनेक्टिंग लिंक्स हैं, उनकी अपन बात करेंगे जब फाइलम पढ़ेंगे तब। तो जो कनेक्टिंग लिंक हैं उनका भी अपने को पता चलता है, किससे, क्लासिफिकेशन से कनेक्टिंग लिंक के बारे में पता चलता है। उसके बाद में अगर अपन बात करें इसमें, तो नॉलेज ऑफ एडेप्टेशन की बात कर सकते हैं। नॉलेज ऑफ एडेप्टेशन, ठीक है। जब अपन क्लासिफिकेशन करेंगे तो उससे अपने को पता चल जाएगा कि ये एनिमल कौन से एरियाज को प्रीफर कर रहा है, क्या इसके एडेप्टेशन है, क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स लेकर ही अपन क्लासिफिकेशन करते हैं। तो क्लासिफिकेशन जब अपन कर रहे हैं तो कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर हैं उनके, और उन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स का अगर अपने को पता चल जाए तो उसका एडेप्टेशन भी देख सकते हैं अपन। एडेप्टेशन की बात करते हैं क्योंकि जब क्लासिफिकेशन करेंगे, देखिए बहुत सारे अपन जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहाँ अलग अलग क्लासेज पढ़ेंगे, तो अलग अलग क्लासेज में जब क्लासिफिकेशन किया गया है, जैसे मान के चलिए अपन पोरीफोरा की बात करते हैं, तो पोरीफोरा को 3 क्लासेज में कैटेगराइज किया कि 3 क्लास में कैलकेरिया, हेक्सेक्टेनिलिडा और डेमोस्पोंजिया, 3 क्लासेज में डिवाइड किया। अब 3 क्लासेज में डिवाइड किया तो क्या क्राइटेरियाज थे उसमें डिवाइड करने का, तो अपन ने क्या कहा कि जैसे कैलकेरिया है तो उसमें कैल्शियम के स्पीक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो कैल्शियम के स्पीक्यूल्स प्रेजेंट है उसमें, तो उसके क्या एडेप्टेशंस होंगे, तो अपन कहें कि जो कैलकेरिया के जो स्पीसीज हैं उनमें क्या कैरेक्टर्स होंगे, क्या क्या एडेप्टेशंस होंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से क्लासिफिकेशन होने के बाद में अपने को ये भी पता चल जाएगा कि ऑर्गेनिज्म में एडेप्टेशन का पता चलता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो अपन बात करते हैं फाइलोजेनी का भी अपने नेक्स्ट जो 6 पॉइंट अपन बात कर सकते हैं कि फाइलोजेनी का भी अपने को पता चलता है कि भाई जैसे मान के चलिए कोई स्पीसीज है तो उसमें कौन सी स्पीसीज किसके ज़्यादा क्लोज है, ठीक है। उसका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप अपन देख रहे हैं तो उससे पता चल जाएगा कि ये स्पीसीज इसके ज़्यादा पास में थी या स्पीसीज इससे ज़्यादा दूर स्पीसीज है। जैसे अपन आगे पढ़ेंगे इसमें क्लेडोग्राम्स पढ़ते हैं, ठीक है, या अपन इसको फाइलोजेनेटिक ट्री बोलते हैं, तो उसको इसी तरीके से शो करते हैं कि कौन सी स्पीसीज किसके ज़्यादा क्लोज है और किससे दूर है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अपने को पता चलती है क्लासिफिकेशन से। तो क्लासिफिकेशन के इम्पोर्टेंट की बात की अपन ने, पहले अपन ने बात की सिग्निफिकेंस क्या थे, उसके बाद में फिर अपन ने एम की बात की कि क्लासिफिकेशन का एम क्या होना चाहिए, नीड क्या है और सिग्निफिकेंस क्या है। इन 3 चीज़ों के बाद में अपन बात करते हैं फिर कि क्लासिफिकेशन का बेसिक फंक्शन क्या है। बेसिक फंक्शन की बात करते हैं क्लासिफिकेशन की कि बेसिक आधारभूत कार्य क्या है इसका। तो इसका 2 काम हो गया, एक आइडेंटिफिकेशन हो गया और एक नोमेनक्लेचर हो गया, नामकरण करना और उसकी पहचान करना। सबसे पहले तो किसी भी स्पीसीज को पहचानना,
देन उसका नोमेनक्लेचर करना, उसका नामकरण करना, ये क्लासिफिकेशन का अपना जो फंक्शन है या आधारभूत अपन इसको कह रहे हैं बेसिक फंक्शन ऑफ क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। और जब टैक्सोनॉमी की बात करते हैं अपन, तो टैक्सोनॉमी में आपके पास में 3 चीज़ें आ जाती हैं। टैक्सोनॉमी में 3 चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी आ गई आपके? आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। 3 चीज़ों को कैरी करती है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के बारे में मैंने आपको बताया कि विज्ञान की वे शाखा जिसमें एनिमल्स की पहचान होती है, वर्गीकरण होता है और उनका नामकरण होता है, उसको अपन टैक्सोनॉमी या वर्गीकी बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए कोरोलस लिनियस ने एक वर्ड और यूज किया था, सिस्टमेटिक, यानी कि सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। कोरोलस लिनियस की जो बुक थी सिस्टेमा नेचुरी, उनकी बुक थी, उसमें इन्होंने सिस्टमेटिक टर्म यूज किया था। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करते हैं अपन। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करने वाले हैं अपन कि जब क्लासिफिकेशन हुआ, देखिए मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई है कि जब क्लासिफिकेशन सभ्यता से पहले या जब एनिमल्स का डेवलपमेंट हुआ था या जब तक लोगों को साइंटिफिक रूप से क्लासिफिकेशन का पता नहीं था, उससे पहले भी उन्होंने क्लासिफिकेशन कर रखा था। मैंने आपको बताया कि इन्होंने कई कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा था, जैसे बड़ी साइज़ के हैं, लार्ज साइज़ के, स्मॉल साइज़ के हैं, स्मॉल साइज़ के अलग कर दिए, दौड़ने वाले अलग, उड़ने वाले अलग, अलग अलग तरीके से उन्होंने अपने हिसाब से कैटेगरीज बना रखी थी। लेकिन मैंने कहा वो ऑथेंटिक नहीं है। ठीक है, ऑथेंटिक क्यों नहीं है कि मान के चलिए कोई ऑर्गेनिज्म है, आपने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, लार्ज साइज और स्मॉल साइज। ठीक है, लार्ज साइज हो सकता है, जैसे ह्यूमन बीइंग की बात करें अपन कि एक बहुत बड़ा हो जाता है, एक बहुत बोना रह जाता है। ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन रुक जाए तो इंसान बहुत छोटा हो जाएगा, और जिसमें ज़्यादा सिक्रेशन हो जाए वो लार्ज साइज का हो जाएगा। तो क्या इनको 2 अलग कैटेगरीज में रखना उचित होगा? नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट जेनेटिकली तो सब सेम है, लेकिन साइज मॉर्फोलॉजी में तो वेरिएशन है, वो तो किसी भी वजह से हो सकता है। तो ये कोई ऑथेंटिक क्लासिफिकेशन नहीं था। इसी तरीके से आपने क्लासिफिकेशन कर रखा था कि दौड़ने वाले एक तरफ, नहीं दौड़ने वाले एक तरफ। मान लीजिए कोई स्पीसीज ऐसी है जिसमें कुछ वेरिएशंस आ गए, जेनेटिक वेरिएशंस आ गए या कुछ डिजीज हो गई, मान के चलिए, तो वो दौड़ नहीं पा रहा, चल भी मुश्किल से रहा है, तो क्या आप उसको अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे? नहीं ना। इसीलिए क्या किया, इसको मान्यता नहीं मिली। उसके बाद में साइंटिफिक क्लासिफिकेशन आया। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, अरिस्टोटल। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले थोड़ा सा क्लासिफिकेशन के बारे में बताने की कोशिश करी थी। ये एक ग्रीक के फिलोसोफर थे, ग्रीक के फिलोसोफर से या दार्शनिक थे। इन्होंने थोड़ा सा क्लासिफिकेशन के बारे में लोगों को बताया कि अपन इस तरीके से क्लासिफिकेशन को कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। इनकी एक बुक थी इनकी बुक थी हिस्टोरिया एनिमेलियम। उसमें इन्होंने क्लासिफिकेशन के बारे में बताया। अरिस्टोटल की बुक थी हिस्टोरिया एनिमेलियम। इसमें इन्होंने एनिमल्स को कुछ क्लासिफिकेशन किया था, हालांकि ऑथेंटिक क्लासिफिकेशन नहीं था, लेकिन एक हिस्ट्री में जाना चाह रहे हैं कि क्लासिफिकेशन कैसे हुआ होगा, उसके बारे में अपन जानना चाह रहे हैं। तो थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में इन्होंने बताया था। इनकी बुक थी हिस्टोरिया एनिमेलियम। कोरोलस लिनियस की बुक थी सिस्टेमा नेचुरी। दोनों को याद रखना, कई बार बुक्स भी आपको पूछते हैं जो शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस हैं, उनमें बहुत बार पूछा जाता है कि कोरोलस लिनियस की पुस्तक का नाम बताइए, तो सिस्टेमा नेचुरी। ठीक है, और एरिस्टोटल की बुक का नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम। ठीक,
ठीक है। अरिस्टोटल के बारे में मैंने बताया कि ग्रीक जो देश है उसके फिलोसोफर थे, दार्शनिक थे, उन्होंने क्लासिफिकेशन के बारे में बताया, इसलिए इनको अपन फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अरस्तु को अपन बोलते हैं फादर ऑफ जूलॉजी, या फिर इनको और भी नाम से जानते हैं फादर ऑफ एंशिएंट जूलॉजी, ठीक है, या फादर ऑफ एंशिएंट टैक्सोनॉमी, सॉरी फादर ऑफ एंशिएंट टैक्सोनॉमी, ठीक है, फादर ऑफ एंशिएंट टैक्सोनॉमी या फादर ऑफ जूलॉजी, ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, मॉडर्न टैक्सोनॉमी के जो फादर हैं वो अपन कोरोलस लीनियस को बोलते हैं, लेकिन एंशिएंट टैक्सोनॉमी के फादर अरिस्टोटल को बोलते हैं, ठीक है। इन्हीं के एक शिष्य हुआ करते थे, इन्हीं के एक स्टूडेंट थे थियोफ्रेस्टस, इन्हीं के स्टूडेंट थे थियोफ्रेस्टस, जिनको फादर ऑफ बॉटनी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, कई बार पूछ लेते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी अरिस्टोटल, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी लीनियस, फादर ऑफ एंशिएंट टैक्सोनॉमी अरिस्टोटल, ठीक है। तो ये छोटे छोटे चीज़ें हैं जिनके बारे में अपने को ध्यान रखना है। चलिए, तो अपन बात कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन की। मैंने कहा अरिस्टोटल ने जो अपना क्लासिफिकेशन किया, इसमें इन्होंने जो भी ऑर्गेनिज्म थे उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, ठीक है। दो कैटेगरीज बनाई इन्होंने, एक जो कैटेगरी थी वो ठीक है, दो ग्रुप्स में इन्होंने इनको डिवाइड कर दिया, यानी कि एक एनाइमा और दूसरा इनेमा, ठीक है। दो ग्रुप्स में इनको डिवाइड कर दिया, जितने भी ऑर्गेनिज्म थे, एनाइमा और एनाइमा, इनेमा और एनाइमा, ठीक है। तो इनाइमा कैटेगरीज में इन्होंने कहा कि जिनमें रेड ब्लड प्रेजेंट है, जो ऑर्गेनिज्म या ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें रेड ब्लड प्रेजेंट होता है उनको इन्होंने कहा एनाइमा, ठीक है। और दूसरे ऑर्गेनिज्म वो जिनमें रेड ब्लड एब्सेंट था या विदाउट रेड ब्लड, ठीक है, ऑर्गेनिज्म विदाउट रेड ब्लड। तो दो कैटेगरीज बन गई, एक रेड ब्लड वाले ऑर्गेनिज्म, दूसरे विदाउट रेड ब्लड वाले ऑर्गेनिज्म। तो जो रेड ब्लड वाले, अब देखिए इन्होंने क्या कहा, जो रेड ब्लड वाले ऑर्गेनिज्म हैं इनको सबको वर्टिब्रेट्स, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो सारे किस में आ गए, इनेमा में। जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो सारे कैसे हो गए, इनेमा। इनके अलावा जितने भी हैं यानी कि जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं वो किस में आ गए, एनाइमा ग्रुप में आ गए। तो दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, इनाइमा और एनाइमा, रेड ब्लड वाले और विदाउट रेड ब्लड वाले, ठीक है। फिर थोड़ा सा और क्लासिफिकेशन इन्होंने किया आगे कि जो एनाइमा ग्रुप था इसको इन्होंने दो कैटेगरीज में और डिवाइड कर दिया, यानी एक विविपेरस और दूसरा ओविपेरस। विविपेरस और ओविपेरस। विविपेरस का मतलब
वो ऑर्गेनिज्म जो यंग वंस को बर्थ करते हैं या डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं, उनको इन्होंने कहा कि उनको विविपेरस कैटेगरी में रख देते हैं। तो जो डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग है, एलिफेंट है, मंकी है, बफेलो है, काऊ है, डायरेक्ट यंग वंस को बर्थ करते हैं, तो इनको रख दिया विविपेरस कैटेगरी में, यानी डायरेक्ट बर्थ ऑफ यंग वंस। ठीक है। इधर ओविपेरस, इसमें उन ऑर्गेनिज्म को रखा जो एग लेइंग है, यानी कि अंडे देते हैं और अंडों से डेवलपमेंट होता है, उन ऑर्गेनिज्म को इन्होंने किस में रखा, ओविपेरस कैटेगरी में रखा। ठीक है। तो दो कैटेगरीज फिर एनाइमा में इन्होंने कर दी, विविपेरस और ओविपेरस, यानी जो यंग वंस को बर्थ करते हैं विविपेरस, और जो अंडे देते हैं या एग लेइंग है उनको ओविपेरस कैटेगरी में रख दिया। ठीक है। चलिए, फिर उन्होंने एनाइमा जो ग्रुप है इसको भी थोड़ा सा कैटेगराइज किया। ठीक है। इसके भी कुछ इन्होंने कैटेगरीज बनाई, जैसे इनको 3-4 कैटेगरीज में और डिवाइड कर दिया। ठीक है। इन्होंने एनाइमा जो ग्रुप है इसको भी थोड़ा सा कैटेगराइज किया, सिफेलोपोडा में, क्रिस्टेसिया में, इंसेक्टा में, मोलस्क और इकाइनोडर्मेटा में और स्पॉन्ज में। ठीक है। ये इन्होंने कुछ और जो एनाइमा रेड ब्लड विदाउट रेड ब्लड वाले जो ऑर्गेनिज्म थे या इनवर्टिब्रेट्स थे, जिनको ऐसे कैटेगराइज कर दिया और छोटी छोटी कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। सिफेलोपोड्स, क्रिस्टेशियंस, इंसेक्ट, मोलस्कन और इकाइनोडर्म्स और स्पॉन्ज, जिनकी अपन आजकल पढ़ते हैं, जैसे सिफेलोपोडा को आप मोलस्का में पढ़ते हैं, क्रिस्टेसिया को और इंसेक्टा को आप आर्थ्रोपोडा में पढ़ते हैं, मोलस्का को अलग फाइलम पढ़ते हैं, इकाइनोडर्मेटा को अलग फाइलम पढ़ते हैं, स्पंज को आप पोरीफोरा में पढ़ते हैं। ठीक है। तो एक थोड़ा सा अपने को क्लासिफिकेशन का आइडिया लगा कि क्लासिफिकेशन इस बेस पे कर सकते हैं, लेकिन ऑथेंटिक नहीं था ये। लेकिन क्लासिफिकेशन का एक बेसिक जो आइडिया है अपने पास, एक रफ आइडिया है, वो कहाँ से आया, अरिस्टोटल से। अरिस्टोटल ने अपनी बुक थी हिस्टोरिया एनिमेलियम, उसमें ये सब डिस्क्राइब किया था, एनिमल्स के बारे में थोड़ा सा उन्होंने बताया था। देखिए, अब अपन बात करें टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन को अपन 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। ठीक है। सबसे पहले अपन बात करते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को देखें तो अपन कह सकते हैं कि कुछ जनरल कैरेक्टर्स को या कुछ कैरेक्टर्स को लेकर अगर क्लासिफिकेशन किया जाए तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। जैसे कि मान के चलिए कोई फिश स्पीसीज की बात करते हैं अपन, कुछ फिश स्पीसीज फ्रेश वाटर में रहती है,
कुछ मैराइन वाटर में रहती है, कुछ ब्रेकिश वाटर में रहती है। तो अपन ने उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, फ्रेश वाटर फिश, ब्रेकिश वाटर फिश, मैराइन वाटर फिश। ठीक है, तो कुछ ही करेक्टर हो गए, अपन ने कोई स्पेसिफिक करेक्टर नहीं लिया, सिर्फ पानी ले लिया एक चीज कि पानी में किस किस तरीके की पानी में स्पीसीज रहती है, उसके बेस पे अपन ने क्लासिफिकेशन कर लिया। ठीक है, तो ये कोई एक तरीके से परफेक्ट क्लासिफिकेशन का तरीका नहीं है। दूसरा अपने पास में है नेचुरल क्लासिफिकेशन। ठीक है, नेचुरल क्लासिफिकेशन में अपन बहुत सारे जनरल कैरेक्टर्स को लेकर क्लासिफिकेशन करते हैं, ये सबसे ऑथेंटिक क्लासिफिकेशन है। और नेक्स्ट फाइलोजेनेटिक, यानी कि जातिवृत्ता के आधार पर, जातीय उद्भवन के आधार पर अपन उनका क्लासिफिकेशन करें। जैसे जो क्लेडोग्राम्स बनाते हैं, फाइलोजेनेटिक ट्री बनाते हैं, वो आपका आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, तो 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। अब हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन में जो नोमेनक्लेचर की जो पद्धति है या सिस्टम है उसकी बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे नोमेनक्लेचर के लिए अलग अलग तरीके की थ्योरीज प्रपोज हुई थी, लेकिन कौन सी मान्य थी और कौन सी नहीं थी उनके बारे में बात करने वाले हैं। जिससे अपन बात करते हैं कि जो सबसे अपने पास परफेक्ट जो थ्योरी है नोमेनक्लेचर की, उसको बाइनोमियल क्लासिफिकेशन थ्योरी के नाम से जानते हैं, वो सबसे परफेक्ट है। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरी, ट्राइनोमियल थ्योरी, इन सब के बारे में अब अपन बात करने वाले हैं। चलिए, तो ठीक है, सो अपन डायरेक्ट मूव करते हैं बाइनोमियल क्लासिफिकेशन थ्योरी, जो अपनी सबसे परफेक्ट थ्योरी है, उसी पे बात कर लेते हैं अपन। तो बाइनोमियल जो क्लासिफिकेशन थ्योरी है वो किसने प्रपोज की थी? कोरोलस लीनियस ने प्रपोज की थी बाइनोमियल क्लासिफिकेशन थ्योरी। उस थ्योरी के अकॉर्डिंग, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनका जो नाम दिया गया है वो किस तरीके से दिया गया है, कुछ उसमें रूल रेगुलेशन उन्होंने बना रखे थे। बाइनोमियल थ्योरी बाइनोमियल क्लासिफिकेशन थ्योरी की अपन बात कर रहे हैं कि इस थ्योरी का जो इस थ्योरी को प्रपोज किया था वो साइंटिस्ट थे कोरोलस लीनियस, स्वीडिश के एक नेचुरलिस्ट थे, प्राकृतिक वैज्ञानिक थे। उन्होंने इसको प्रपोज किया था। उन्होंने कहा कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको जो नाम दे रहे हैं अपन, वो 2 नाम देंगे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनका। तो जो नाम है उसमें पहला नाम होगा जीनस का और दूसरा नाम होगा स्पीसीज का, यानी कि फर्स्ट नाम होगा जीनस और सेकंड नाम होगा स्पीसीज। ठीक है, पहली चीज इन्होंने ये कही बाइनोमियल, यानी 2 नाम, बाइनोमियल। तो 2 नाम, 2 वर्ड हो गए उसमें, पहला जो वर्ड है वो जीनस और सेकंड जो वर्ड है वो स्पीसीज। ठीक है, अब देखिए फिर इन्होंने कहा कि ये कैसे होने चाहिए, लैटिनाइज्ड होने चाहिए या लैटिन भाषा में होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद में फिर इन्होंने कहा कि इसके साथ साथ में ये इटैलिक्स भी होने चाहिए। इटैलिक लिखा हुआ है, तिरछी लाइनों के रूप में इसको लिखा हुआ आपको मिलता है, इटैलिक्स बोलते हैं उसको, या अंडरलाइन होने चाहिए, नीचे अंडरलाइन होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा फिर इन्होंने कहा कि नहीं, इनके साथ साथ में ऐसा भी होना चाहिए जो जीनस वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, और जो स्पीसीज वर्ड है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट लेटर जीनस का कैपिटल और स्पीसीज का फर्स्ट लेटर छोटा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में फिर उन्होंने कहा
कि अगर कोई साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की, बहुत जगह आपको जैसे मिलेगा लास्ट में साइंटिस्ट का नाम भी मिलता है, ठीक है। तो जैसे मान के चलिए लिनियस ने किसी स्पीसीज को खोज दिया, या मान के चलिए जैसे एक स्पीसीज बर्ड स्पीसीज है थ्रेस्क्योनिस मेलेनोसिफेलस, उसके आगे जुड़ा हुआ है लेथम। तो लेथम एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, या इनको नाम दिया था, तो वो आगे जुड़ जाता है। तो जो साइंटिस्ट का नाम है वो कैपिटल लेटर में हो सकता है, लेकिन स्पीसीज का नाम कैपिटल लेटर में नहीं होगा। तो इसके कुछ नॉर्म्स थे, ठीक है, कि कुछ रेगुलेशंस बनाए थे इन्होंने, उसके अकॉर्डिंग बाइनोमियल थ्योरी आपकी चलती है। आजकल इसकी मॉनिटरिंग करता है ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, एक तरीके से एक संस्था बना दी, वो इनकी मॉनिटरिंग करती है, ठीक है। तो बाकी कल अपन नेक्स्ट क्लास में इसको बाइनोमियल क्लासिफिकेशन थ्योरी के नॉर्म्स और ICZN के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में ही अपन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थ्योरी जो आपकी है RH व्हीटेकर ने प्रपोज की थी, उसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे।